हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जीएस से कंप्लीट जो किया था हिस्ट्री का पोर्शन, वो उससे रिलेटेड सारे हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और आप लोग पहले खुद से आंसर फाइंड करेंगे, उसके बाद आप लोग मैं जो आंसर बताऊंगी वो देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोशल कहा जाता था, ठीक है। दूसरा है कि मुगल काल में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, मुगल काल में इस क्षेत्र को रतनपुर राज के नाम से जाना जाता था। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल का प्रारंभ कब से हुआ, बताइए। तो याद रखिएगा सन 1854 से। फिर इस शहर के करीब एक प्राचीन जैन मंदिर कौन सा है। तो याद रखिए, आरंग एक प्राचीन जैन मंदिर है जो कि कहाँ है, तो रायपुर में है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, भोरम देव शिवालय कितने वर्षों पुराना है। तो याद रखिए, भोरम देव शिवालय जो है वो 1000 वर्षों पुराना है, ठीक है। फिर देखिए, मोर ध्वज राजा की राजधानी किस स्थान को माना जाता है। तो याद रखिएगा, आरंग को माना जाता है। उसके पश्चात है कि महानदी का पौराणिक नाम क्या बताया जाता है। तो याद रखिएगा, चित्रोत्पला जो है वो महानदी का पुराना नाम है। फिर है कि क्षेत्र के वनों को दंडकारण्य कहते हैं। ये तो पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, बस्तर के क्षेत्र के जो वन है उसे दंडकारण्य कहते हैं। फिर देखिए, मेघदूत में वर्णित रामगिरी किस जिले में है। तो याद रखिएगा, मेघदूत में वर्णित रामगिरी किस जिले में है, बताइए। तो ये सरगुजा जिले में है। फिर छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी कौन सी थी। तो याद रखिएगा, तीनों थी, रतनपुर, तुम्माड़ और सिरपुर, तीनों ही छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी थी। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है, किस किले को। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ को कहा जाता है, जो वर्तमान कहाँ है, कोरबा में है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह की जमींदारी का क्या नाम था। तो इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सोना खान। अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1825 में शहीद गेंद सिंह की जमींदारी का क्या नाम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परलकोट। फिर है, संत वल्लभाचार्य की जन्मभूमि किसे माना जाता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चंपारण्य। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किस कवि की कविता में है। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो खैरागढ़ के दलराम, इनके कविता में मिलता है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर कब बनाई गई थी। तो याद रखिएगा इसको कि 1818 में छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी वो रतनपुर से क्या बनाई गई थी, रायपुर बनाई गई थी, ठीक है, 1818 में, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए कि इन झीलों के गढ़ों को छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में नहीं गिना जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणपुर, बस्तर और कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा को छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में नहीं गिना जाता। उसके पश्चात है कि श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है वो धमतरी जिले में। फिर देखिए, श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है वो धमतरी जिले में कहाँ पर पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सिहावा पर्वत क्षेत्र के आसपास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ पर था। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, तुरतुरिया में था, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में पढ़ाया है। फिर देखिए, बाणासुर की राजधानी इस प्राचीन नगरी को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बारसूर। उसके बाद है, बस्तर के सन 1857 के विद्रोहियों के नाम बताइए। तो याद रखिएगा, 1857 के विद्रोहियों के नाम थे बस्तर में वेंकट राव और बाबू राव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर बारसूर के प्रथम नागवंशी नरेश कौन थे। तो याद रखिएगा कि बारसूर के प्रथम नागवंशी नरेश जो थे वो नृपति भूषण थे। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में नागवंशियों की 2 शाखाएं कौन कौन सी थी। तो याद रखिएगा, छिंदक और फड़ी नागवंश। उसके बाद है, फड़ी नागवंशियों की राजधानी कहाँ थी। तो इस चीज को याद रखिएगा कि फड़ी नागवंशियों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, वो थी कवर्धा, कबीरधाम, ठीक है, याद रखिएगा।
फिर देखिए छिंदक नागवंशियों की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिए छिंदक नागवंशियों की राजधानी बारसूर थी और फड़ी नागवंशी की कवर्धा थी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर महाराजा अपीलक कौन से वंश के थे, बताइए। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सातवाहन। फिर है नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिलती थी, तो याद रखिएगा कहाँ मिलती थी स्वर्ण मुद्राएं, अडेंगा केश काल से मिलती थी। फिर लिखा है बस्तर रियासत के राजा कौन से वंश के थे, तो इस चीज को याद रखिएगा कौन से वंश के थे, काकतीय वंश के थे। कांकेर रियासत के राजा किस वंश के थे, तो याद रखिए कांकेर रियासत के राजा सोमवंश के थे। नांदगांव एवं छुई खदान के राजा किस वंश के थे, तो याद रखिएगा किस वंश के थे, बैरागी। उसके बाद है सारंगगढ़ का राजा किस वंश के थे, तो याद रखिएगा आदिवासी वंश के। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ है उसके प्रथम मराठा शासक जो हुए थे वो हुए थे बिम्बाजी भोसले। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में मराठों ने यह शासन पद्धति अपनाई थी, बताइए कौन सी शासन पद्धति मराठों ने अपनाई थी, तो आपको याद होगा कि मराठों ने सूबा पद्धति को अपनाया था। ठीक है, और याद रखिएगा इस चीज को कि प्रथम सूबा जो था वो महिपत राव दिनकर था। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, तो इस चीज को याद रखिएगा कैप्टन एडमंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1854 में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा कैप्टन इलियट। कैप्टन इलियट जो थे वो प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। फिर है सन 1818 में राजधानी रतनपुर से रायपुर लाने वाले ब्रिटिश अधीक्षक का क्या नाम है, तो इस चीज को याद रखिएगा क्या नाम है, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, एगन्यू। फिर प्रदेश का वास्तविक राजनीतिक इतिहास जो है वो किस राजवंश से शुरू होता है, तो ये तो हमको सबको पता है कि कलचुरी वंश से शुरू होता है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ पर सर्वाधिक लंबे समय तक किसने शासन किया था, तो याद रखिए कलचुरियों ने। फिर देखिए रतनपुर के कलचुरियों की पहली राजधानी कौन सी थी, तो याद रखिएगा कि रतनपुर के कलचुरियों की पहली राजधानी तुमाड़ थी। फिर तुमाड़ से रतनपुर राजधानी लाने वाले शासक का क्या नाम था, तो याद रखिए रत्नराज या रत्नदेव प्रथम। इन्होंने ही तुमाड़ से रतनपुर राजधानी लाया था। फिर है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए किस कलचुरी राजा ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि ली थी, तो इस चीज को याद रखिएगा किसने ली थी सकल कौशलाधिपति की उपाधि, तो देखिए इन्होंने पृथ्वी राजदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। फिर देखिए किस कलचुरी राजा ने जाजलपुर या जांजगीर की स्थापना की, तो ये तो हम सबको पता है जाजल्य देव प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए रायपुर शाखा के कलचुरियों की पहली राजधानी कौन सी थी, तो याद रखिए रायपुर शाखा की जो कलचुरी थे उनकी पहली राजधानी खल्लारी थी। फिर है किन शासकों ने स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था बनाई, पंचकुल संस्था कलचुरियों ने बनाई थी। कलचुरियों के पश्चात छत्तीसगढ़ की सत्ता किसके हाथ में आई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मराठों के हाथ में। छत्तीसगढ़ पर प्रथम मराठा आक्रमण का सेनापति कौन था, बताइए, तो याद रखिएगा भास्कर पंत। छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की शुरुआत किसने की, तो याद रखिए महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की शुरुआत की थी। ठीक है, व्यंकोजी भोसले इस टाइम पे शासक थे। कौन थे, व्यंकोजी भोसले। और पहला सूबेदार कौन था, महिपत राव दिनकर। फिर देखिए परगना पद्धति की शुरुआत किसने की, तो इस चीज को याद रखिएगा कि परगना पद्धति की जो शुरुआत है एकदम अच्छे से याद कर लीजिए किसने की थी, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, विट्ठलनाथ दिनकर ने। फिर है उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक कौन हुए थे, बताइए कौन हुए थे छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक, रघुजी तृतीय। फिर देखिए प्रदेश में मराठा शासन की समाप्ति और अंग्रेज शासन का प्रारंभ कब हुआ था, ये 1854 में हुआ था। उसके बाद 1857 के स्वाधीनता संग्राम के समय कहाँ पर ब्रिटिश शासक था, तो याद रखिए ब्रिटिश शासक कौन था, क्वेश्चन ये है, तो याद रखिए इलियट था। अंग्रेज शासकों ने छत्तीसगढ़ को कमिश्नरी घोषित किया था कौन से वर्ष में, तो इस चीज को याद रखिए 1862 में। फिर 1857 के प्रथम शहीद सोना खान के जमींदार कौन थे, तो याद रखिएगा वीर नारायण सिंह। कौन थे, वीर नारायण सिंह। ये बिंजवार जनजाति के थे। ठीक है, फिर देखिए 1824-25 के विद्रोही जमींदार गेंद सिंह का इलाका कौन सा था, तो याद रखिए कौन सा इलाका था, परलकोट का। इन्होंने परलकोट का विद्रोह भी किया था
1825 टाइम पे, ठीक है। फिर देखिए विद्रोही शहीद गेंद सिंह को उनके महल के समक्ष कब फांसी दी गई थी? 20 जनवरी 1825 को। फिर देखिए नागवंशियों के ज़माने में इस क्षेत्र में बस्तर बहुत उन्नति कर चुका था। वह क्षेत्र कौन-सा था? याद रखिएगा निर्माण तथा मूर्तिकला, ठीक है। फिर देखिए छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित विशाल गणेश मूर्तियों के अलावा कौन-सा इनमें से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मामा भांजा मंदिर भी है, बत्तीसा मंदिर है, चंद्रादित्य मंदिर है और ये सभी बहुत फेमस है और ये सभी बारसूर में स्थित है, ठीक है। फिर देखिए बस्तर के काकतीय राजाओं द्वारा निर्मित ये प्रसिद्ध है, बताइए इनमें से कौन सा प्रसिद्ध है? तो याद रखिए जगदलपुर के दोनों महल, 12 मठ, भीतर मठ, उसके बाद दलपत सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? तो याद रखिएगा सबसे पहले किसने उठाई थी? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने उठाया था। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी प्रथम बार किस सन में छत्तीसगढ़ आए थे? तो हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी सबसे पहले 1920 में आए थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा सन 1920। फिर जंगल सत्याग्रह किस ग्राम से शुरू हुआ था? याद रखिएगा सिहावा से शुरू हुआ था, जो कि धमतरी में था। महात्मा गांधी को खींच लाने वाला नहर सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो कंडेल ग्राम या धमतरी से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ किस सन में आए थे? तो इस चीज को याद रखिएगा, दूसरी बार सन 1933 में आए थे। फिर सन 1942 में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र हुआ था छत्तीसगढ़ में? तो आपको पता होगा कि रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था। फिर देखिए उपर्युक्त षड्यंत्र के प्रमुख सूत्रधार एवं बम निर्माता कौन थे? तो याद रखिएगा परसराम सोनी। याद रखिएगा रायपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था ना, उसके जो नेतृत्व करता थे प्रमुख, वह परसराम सोनी थे। ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया है, आप कल वाली क्लास में जाके देख सकते हैं, थ्योरी क्लास में। फिर है इसी षड्यंत्र कांड के नेता 1972 में रायपुर के विधायक बने थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सुधीर मुखर्जी। रायपुर का ही 1942 का एक अन्य प्रसिद्ध कांड है, बताइए कौन सा? तो याद रखिएगा डायनामाइट कांड, ठीक है। फिर देखिए उपर्युक्त कांड के लिए जब्बलपुर से डायनामाइट लाए थे, कौन लाया था डायनामाइट को, बताइए? तो याद रखिएगा बिलख नारायण अग्रवाल डायनामाइट को लाए थे। फिर इस कांड के प्रमुख नेता जो बाद में प्रोफेसर तथा विचारक बने, बताइए कौन सा था? तो दिलबाग सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर इसी कांड के प्रमुख नेता जिन्होंने बाद में जगदलपुर में खादी भंडार खोला, ये कौन थे? बताइए 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 कौन थे? देखिए इसका जो आंसर होगा कि इस कांड के बाद प्रोफेसर तथा विचारक बने थे, ये जय नारायण पांडे बने थे, ठीक है। ये नहीं होगा, जय नारायण पांडे होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए कि इस कांड के प्रमुख नेता जिन्होंने बाद में जगदलपुर में खादी का भंडार खोला था, ये कौन थे? ये थे बिलख नारायण अग्रवाल, ठीक है। फिर देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय पे आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ह्वेनसांग है वो पांडु वंश के टाइम पे आया था। फिर गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? राजा महेंद्र को। फिर देखिए मड़वा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है? तो मड़वा महल जो है वो फड़ी नाग वंश की स्थापत्य कला का नमूना है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखिए, 7वीं शताब्दी में लाल ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में स्थित है। दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा कौशल्या के पिता का नाम भानुमंत था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दे दिया था? तो दक्षिण कौशल का जो राज्य था वो कुश को दे दिया था। फिर देखिए महारानी वासटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति की जो रचना है वो किसने की थी? तो याद रखिएगा कवि ईशान ने। फिर है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता था? तो याद रखिएगा दक्षिण कौशल के क्षेत्र में आता था। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का गढ़ नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का गढ़ नहीं है? तो याद रखिएगा राहतगढ़। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था? ये मैंने अभी आपको ऊपर भी पढ़ाया है कि कलचुरी वंश ने। फिर कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? तो याद रखिएगा त्रिपुरी के।
कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो याद रखिएगा फड़ी नागवंश। उसके पश्चात है किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो याद रखिएगा पांडुवंशीय। फिर देखिए भोरम देव मंदिर किस राजवंश के समय निर्मित हुआ था? तो याद रखिएगा भोरम देव मंदिर फड़ी नागवंश के टाइम पे बना था। सिरपुर में किस वंश के शासकों ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था? तो याद रखिए सोमवंशी शासकों ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सा मंदिर छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित नहीं है? तो याद रखिएगा भोरम देव का मंदिर जो है वो छिंदक नागवंशियों के द्वारा निर्मित नहीं है। बाकी कुलेश्वर महादेव मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, बत्तीसा मंदिर, ये मंदिर जो है ये सभी छिंदक नागवंशी शासकों ने बनवाया है। नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था, बताइए कहाँ? याद रखिएगा बस्तर क्षेत्र में। फिर देखिए रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? तो याद रखिएगा अम्बापुरी। फिर देखिए कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? कामावती नगरी डोंगरगढ़ के नाम से जानी जाती है। बस्तर का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो याद रखिएगा दंडकारण्य। कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? आइए ऑप्शंस देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की सत्ता किसने संभाली थी? इस चीज को याद रखिए, किसने संभाली थी बताइए? तो याद रखिएगा मराठों ने। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना का कालखंड कौन सा है? तो याद रखिएगा 1830 से 1854। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो मैंने पहले बताया सूबा शासन प्रणाली। फिर छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो कैप्टन एडमंड। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की स्थिति का अध्ययन किसने किया था? तो याद रखिएगा रिचर्ड टेम्पल ने। फिर छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा 1855 में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो इस चीज को याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया था? तो याद रखिए 1854 में। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो रियासत थी वो बस्तर रियासत थी। फिर छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी बताइए? तो शक्ति। और ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या लगभग कितनी थी? तो 14 रियासत थे उस टाइम पे। फिर देखिए विख्यात सोनाखान जमींदारी स्थित थी, कहाँ पर स्थित थी बताइए? काफी फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा बलौदाबाजार तहसील में। छत्तीसगढ़ के सपूत वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इस चीज को याद रखिएगा सोनाखान के बलौदाबाजार में हुआ था। शहीद वीर नारायण सिंह को किसने गिरफ्तार किया? तो इस चीज को याद रखिएगा कैप्टन स्मिथ ने शहीद वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया था। फिर है वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा कब सुनाई गई थी बताइए? तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1857 को। फिर देखिए मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज की हत्या कर दी थी? तो याद रखिएगा किसकी हत्या की थी? इन्होंने सिडवेल की हत्या की थी। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो हनुमान सिंह को। फिर छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है बताइए? तो छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? गुंडाधुर को कहा जाता है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा प्रथम शहीद गेंद सिंह माने जाते हैं। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? वीर नारायण सिंह। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? तो याद रखिएगा प्रथम शहीद सेनानी कौन था? ऑप्शन नंबर डी हनुमान सिंह। फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? तो ये संबलपुर के जमींदार थे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि सुंदरलाल शर्मा जो है वो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा कौन कहलाते हैं? तो याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है वो उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर पंडित सुंदरलाल ने किस मंदिर में अछूत कहे जाने वाले लोगों को प्रवेश कराया था बताइए? तो याद रखिएगा राजीव लोचन मंदिर में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूतों को प्रवेश दिलाया था। फिर देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के समय बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो याद रखिएगा ये थे ई राघवेंद्र राव। फिर देखिए रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित वामन राव लाखे। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। उसके पश्चात देखिए अगला क्वेश्चन गांधी जी के छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन थे? तो याद रखिए शौकत अली थे।
उसके बाद देखिए महात्मा गांधी 1933 में द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास में आए थे। बताइए द्वितीय बार वो कहाँ पर आए थे? तो द्वितीय में बिलासपुर आए थे, प्रथम में वो रायपुर आए थे। फिर देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी त्यागी थी, याद रखिएगा, पंडित वामनराव लाखे द्वारा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समानांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला था? सिहावा नगरी, धमतरी। फिर देखिए कंडेल नामक सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार कौन थे? याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में 1930 के प्रसिद्ध गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये थे नारायण राव मेघावले। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा वासुदेव देवदास। फिर देखिए जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर 1930 में पट्टा मतलो नामक आंदोलन की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया था, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ठाकुर प्यारे लाल। फिर छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताइए। देखिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है वो किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर सी पंडित रविशंकर शुक्ल ने। छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन कहलाए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। किसने रायपुर जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद स्कूलों में झंडा फहराना एवं वंदे मातरम गायन को अनिवार्य कर दिया था? तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। फिर देखिए कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो याद रखिए बैरिस्टर छेदीलाल को। ठीक है। फिर देखिए 15 अगस्त 1947 रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? बताइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 में रायपुर के गांधी चौक में झंडा फहराने वाले व्यक्ति थे वामनराव लाखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।